सर, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग पावर उपस्कर, पावर प्लांट, सेल एंड बैटरी के पार्ट 1 में जो अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। सेल के प्रकार, सेल की बनावट, सेलों का विवरण, सेल की क्षमता, लेड एसिड सेल की बनावट, प्राथमिक सेल की जांच व रखरखाव, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पोलराइजेशन, प्राइमरी सेल के दोष, टेस्टिंग, सेलों का संयोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल के प्रकार। उससे पहले सेलों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सिग्नलिंग तथा दूरसंचार यंत्रों को सुचारू रूप से काम करने हेतु सेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिग्नलिंग और टेलीकॉम उपकरण को जो सप्लाई चाहिए वह एक फिक्स सप्लाई या फिक्स वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें एसी से प्राप्त नहीं होती। अगर किसी कारणवश इस उपकरणों को अगर हम एसी सप्लाई पर चलाते हैं तो उपकरण के खराब होने का खतरा बना रहता है। सेलों के बनावट के आधार पर सेलों को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे सेल जिसको यूज करने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इस प्रकार के सेल को हम प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल कहते हैं, अर्थात जिसको पुनः रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा जो सेल है वह है सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल जिसको बार बार रिवर्स किया जा सकता है, यानी डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसे चार्ज किया जा सकता है तथा प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल के नाम से जानते हैं। प्राथमिक सेल में जो सेल आते हैं, यहाँ पे प्राथमिक सेल की भी 2 प्रकार के सेल इसमें होते हैं। पहला जो है शुष्क सेल, ड्राई सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है पेस्ट के रूप में होता है, उसे हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। इस सेल में जो सेल आते हैं लेक्लांची ड्राई सेल, लिथियम सेल, 6i सेल, टॉर्च सेल इत्यादि। दूसरा जो है प्राथमिक सेल में जो है उसे कहते हैं वेट सेल। वेट सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में न होकर जलीय अवस्था या लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे हम वेट सेल के नाम से जानते हैं, जैसे लिक्लांची वेट सेल, इनर सेल तथा डीपोलराइजल सेल। इसी प्रकार जो है आगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में भी 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक को कहते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में 3 प्रकार के सेल होते हैं। परंपरागत लेड एसिड सेल, वर्ला वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड और लो मेंटेनेंस सेल। सेकेंडरी सेल की जो दूसरी प्रकार है वह है क्षारीय सेल, एल्केलाइन सेल, निकल कैडमियम सेल
निकिल आयरन सेल, सिल्वर जिंक सेल, लिथियम आयन सेल। इन सेलों को रिवर्स किया जा सकता है, यानी उपयोग में लाने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद पुनः इन्हें चार्ज करके उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे जो मोबाइल्स में जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, वह क्षारीय सेल की कैटेगरी में आता है। प्राथमिक और सेकेंडरी सेलों की बनावट। प्राथमिक सेल, सबसे प्राथमिक सेल की बनावट के बारे में बात करते हैं। 3 सेलों को तैयार करने के बाद तुरंत विद्युत ऊर्जा मिलती है, यानी इन सेलों को तैयार करने के बाद इनिशियल चार्ज की आवश्यकता नहीं होती तथा डिस्चार्ज होने के बाद यह सेल खराब हो जाता है और दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। सिग्नलिंग में प्राइमरी सेल का यह अधिकतर प्रयोग होता है जहाँ पे लोड कम तथा लगातार न हो, जैसे मैग्नेटोफोन, प्लाग टेलीफोन और ट्रैफिक सर्किट्स इत्यादि। इनकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। आजकल वेट सेल के स्थान पर ड्राई सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेटों पे हम 6i सेल का प्रयोग अधिकतर करते हैं, जो प्राइमरी सेल की जो 2 कैटेगरी हैं, एक ड्राई सेल एक वेट सेल, तो ड्राई सेल की कैटेगरी में ये सेल आता है। लेक्लांची ड्राई सेल, इसमें जस्ते की एक सिलेंडर होता है जो निगेटिव टर्मिनल का काम करता है। इसके भीतरी दीवार पे अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम आम चाल की भाषा में नौसादर कहते हैं, कि पेस्ट लगाई गई होती है। सेल में कार्बन की छड़ होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, यानी धन ध्रुव का काम करती है। इसके चारों ओर एक थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा रहता है, जो किसका काम करता है? डीपोलराइजर का। MnO2 और कार्बन का चूर्ण जो है डीपोलराइजर, यानी पोलराइजेशन की क्रिया को रोकता है। यह डीपोलराइजर का काम करता है। सेल के मुंह में बारीक छेद होता है जिससे सेल के में उत्पन्न अमोनिया गैस बाहर निकल सके, यानी अगर छिद्र न रहे तो अमोनिया गैस उस सेल में ही रह जाएगी, जिससे सेल के खराब होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कार्बन की छड़ जो है पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रही है और जस्ते की जो छड़ है वह निगेटिव टर्मिनल की काम कर रही है, और जो जस्ते की अंदर की सतह पे जो पदार्थ लगा हुआ है उसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नौसाधर कहते हैं। यहाँ पोलराइजेशन क्रिया को रोकने के लिए MnO2 तथा कार्बन के चूर्ण का भरा गया है, जो डीपोलराइजर का काम करता है। विभिन्न प्रकार के सेलों का संक्षिप्त विवरण, जैसे ऊपर लिखा गया है क्रम संख्या विवरण, सेल का प्रकार लिखा गया है। जैसे सेल के प्रकार में लिखा गया है लेक्लांची ड्राई सेल, लेक्लांची वेट सेल, एडी सेल। तो पहला देखते हैं, इसमें जो कैथोड होता है लेक्लांची ड्राई सेल में कार्बन का होता है, लेक्लांची वेट सेल में भी कार्बन का होता है और एडी सेल में भी कार्बन का होता है। एनोड जो होता है लेक्लांची ड्राई सेल में जिंक का, लेक्लांची वेट सेल में जिंक का और एडी सेल में भी जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अमोनियम क्लोराइड होती है NH4Cl, लेक्लांची ड्राई सेल में, लेक्लांची वेट सेल में भी अमोनियम क्लोराइड और एडी सेल में भी अमोनियम क्लोराइड। डीपोलराइजर MnO2 लेक्लांची ड्राई सेल में, लेक्लांची वेट सेल में डीपोलराइजर जो होता है MnO2 होता है, जबकि
एडी सेल में डीपोलराइजर वायु है, एयर है। क्षमता की बात करें तो लिक्लांची ड्राई सेल की जो क्षमता होती है 50 AH, लिक्लांची बेस सेल की क्षमता होती है 50 AH टू 100 AH, और एडी सेल की जो क्षमता होती है 500 AH। कुल वोल्टेज की बात करें तो लिक्लांची ड्राई सेल जो है 1.5 वोल्ट, लिक्लांची बेस सेल 1.5 वोल्ट और एडी सेल 1.5 वोल्ट। एडी सेल की यहाँ पे बात करते हैं तो जहाँ हाई करंट ड्रेन होता है, जहाँ पर हाई करंट ड्रेन होता है वहाँ पे हम एडी सेल का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्लैश लाइट, रेडियो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर में। सेकेंडरी सेल, इन सेलों को तैयार करने के पहले चार्ज किया जाता है, मतलब जो चार्जिंग की जाती है उसी को हम इनिशियल चार्जिंग के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक चार्जिंग। इसके पश्चात हमें इसे विद्युत ऊर्जा मिलती है, डिस्चार्ज होने पर फिर से इसे चार्ज करते हैं और बार बार चार्ज करके इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जहाँ लोड अधिक हो या लगातार काम लेना हो वहाँ भी इस प्रकार के सेलों का हम प्रयोग करते हैं। पूर्ण चार्ज अवस्था में इसकी जो वोल्टेज होगी 2.1 वोल्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होनी चाहिए 1210 ±5% होनी चाहिए। डिस्चार्ज अवस्था में इसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए, जिसे इंड ऑफ सेल वोल्टेज हम कहते हैं, इसी भी 1.85 वोल्ट तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1180 के नीचे नहीं होनी चाहिए। इन सेलों का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कंट्रोल OFC सिस्टम में करते हैं। सेल की क्षमता, लेड एसिड सेल अलग अलग क्षमता में मिलते हैं। क्षमता एम्पियर आवर को बताता है, जैसे 40 EH, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 40 EH का कि अगर इससे 1 एम्पियर की करंट हम लेते हैं तो ये 40 घंटे तक किसी सिस्टम को चला सकता है। ऐसे ही 80 EH है तो 1 एम्पियर की अगर इससे हम करंट लेते हैं तो 80 घंटे तक यह सिस्टम को 1 एम्पियर की रेटिंग से चला सकता है। लेड एसिड सेल की बनावट, लेड एसिड सेल में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है लेड पेरोक्साइड का होता है PbO2 का, और नेगेटिव जो टर्मिनल होता है यह लेड का होता है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होती है वह सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का मिश्रण होता है। यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का इसमें जो मिश्रण होगा वह होगा डिस्टिल वाटर जो है 4 रेशियो में और सल्फ्यूरिक एसिड 1 रेशियो में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय यूज करते हैं तो 4 लीटर पानी का डिस्टिल वाटर का प्रयोग करना होगा। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि इसकी जो सेकेंडरी सेल है, इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होती है लेड पेरोक्साइड की होती है और कई प्लेटें जुड़कर पॉजिटिव टर्मिनल का निर्माण करती हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार जो इसकी निगेटिव प्लेट है यह स्पंजी लेड का होता है और कई प्लेटें एक साथ जुड़कर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती हैं। और यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल की संख्या होती है निगेटिव प्लेटों की जो संख्या होती है पॉजिटिव प्लेटों की संख्या के तुलना में 1 अधिक होती है। इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने पहले
चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का घोल होता है। यह चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के समय प्लेटों के साथ रासायनिक क्रिया करता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्ज अवस्था में 1210 तथा डिस्चार्ज अवस्था में 1180 होती है। कंटेनर जिसके अंदर प्लेटें रखी जाती हैं वो कंटेनर होता है, यह हार्ड रबर का होता है। सेपरेटर ये छिद्राकार पीवीसी होता है जो प्लेटों को अलग रखते हैं। यानी सेपरेटर्स जो प्लेटें जब बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो प्लेटों के बीच में सेपरेटर को डालते हैं, इसमें छिद्र होता है। ये सेपरेटर जो है प्लेटों को अलग अलग रखने में मदद करता है। अगर ये सेपरेटर किसी कारणवश खराब हो जाता है तो प्लेटों के शॉर्ट होने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। फ्लोट इसी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करते हैं। जैसा कि हम बैटरी में देखते हैं कि ऊपर एक फ्लोट लगी होती है जिसमें ग्रीन और रेड का निशान बना होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट लेवल सेल में बहुत नीचे चली जाती है तो उस स्थिति में वह रेड इंडिकेशन की तरफ आ जाता है फ्लोट, जिससे हमें पता चलता है कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया है। और उसके बाद उसमें आवश्यकता अनुसार हम डिस्टिल वाटर डालते हैं। वेंट होल कैप, इस ढक्कन में गैस निकलने के लिए छिद्र होता है। वेंट होल कैप अगर बैटरी में न रहे, सेल में न रहे, तो उससे जो गैसिंग होती है चार्ज होते समय, वह गैस बाहर नहीं निकल पाएगी और सेल के खराब होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से विद्युत शक्ति प्राप्त करते हैं। चार्ज अवस्था में 2.1 वोल्ट तथा डिस्चार्ज अवस्था में 1.85 वोल्ट एंड सेल वोल्टेज, अंतिम बिंदु वोल्टेज। बॉटम ब्लॉक यह कंटेनर के सबसे निचले भाग में फिट किया जाता है। प्लेटों से अगर कण गिरता है तो इसके आसपास खाली जगह में जमा होता है तथा प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाता है। अगर बॉटम होल न रहे तो क्या होगा, जो प्लेटों से कण गिरेंगे वो प्लेटों को शॉर्ट्स करने में अधिक मददगार होंगे। अतः बैटरी में बॉटम होल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। निकिल कैडमियम सेल आजकल लोड के लिए कहीं कहीं निकिल कैडमियम सेल का प्रयोग किया जा रहा है। यह सेल पूरी तरह सील्ड होने के कारण इसका रख रखाव 9 के बराबर है। इनकी वोल्टेज चार्ज अवस्था में 1.2 वोल्ट। इसे बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। अभी यह सेल मैग्नेटो टेलीफोन, टेंट ट्रैफिक सर्किट्स आदि में प्रयोग किए जा रहे हैं। प्राथमिक सेलों की जांच और रख रखाव। ड्राई सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यह सेल का वह प्रतिरोध है जो सेल के द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है। यानी सेल से जब हम धारा लेते हैं तो सेल के अंदर एक इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। सेल में धारा बहने के दौरान कुछ रेजिस्टेंसों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यह इलेक्ट्रोलाइट तथा डीपोलराइजर की शुद्ध चालक न होने के कारण होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नई अवस्था में सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और जैसे जैसे सेल की लाइफ बढ़ती जाती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है तो सेल खराब हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिन बातों पर निर्भर करता है वो है इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार। हमें
अच्छे इलेक्ट्रोलाइट का चयन करना होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल में खराब है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, प्लेटों की दूरी। प्लेटों की दूरी का समायोजन एक निश्चित अंतर पे करना चाहिए। प्लेटों का एरिया, प्लेटों की एरिया का भी हमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पोलराइजेशन क्रिया पर, डीपोलराइजेशन की एज पर, इलेक्ट्रोलाइट की एज पर। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट जो है अधिक पुराना हो गया है तो उस पर भी आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया जा रहा है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का। यदि ई ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या, जब सेल पे कोई लोड न हो, तथा भी लोड पर वोल्टेज, तथा उस सेल को अगर लोड पे लगा दें तो उस समय जो वोल्टेज है वो वोल्टेज, और उस समय जो धारा उसके अंदर से बह रही है वह धारा आई है हो, तो आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू ई ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस लोड पे वोल्टेज बटे करंट, मतलब लोड पे लगाने के समय जो करंट उसमें बह रही है, उससे बह रही है। इससे हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। जैसे सपोज करें कि ओपन सर्किट वोल्टेज जब उस पर कोई लोड नहीं लगा है 12 है, और जब उसको लोड पे लगा दिया तो उस समय जो लोड का वोल्टेज है वह, लोड पे वोल्टेज जो बता रहा है सेल वह 10 वोल्ट है, तो 12 माइनस 10 बटे उस समय जो करंट ले रहा है, अगर 2 एम्पियर का लेता है तो यहाँ पे होगा 12 माइनस 10 बटे 2 बराबर 1, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ 1 आया जो 2 ओम से कम है, अतः यह सेल क्या है, सही है। अब पोलराइजेशन की प्रशस्तता को कैसे ज्ञात करेंगे। प्राइमरी सेल में हाइड्रोजन गैस के कार्बन के पॉजिटिव टर्मिनल पर जमा होने के कारण धारा बहने में क्या होती है, रुकावट होती है। जब कार्बन की छड़ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स पे हाइड्रोजन गैस जब जमा हो जाती है तो धारा बहने में क्या होती है, रुकावट होती है, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। इसे दूर करने के लिए डीपोलराइजर का प्रयोग किया जाता है। डीपोलराइजर के रूप में जो प्राइमरी सेल में हम प्रयोग करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। सेलों का पोलराइजेशन प्रतिशत से हमें उस सेल में प्रयुक्त डीपोलराइजेशन की क्षमता के बारे में पता चलता है। सेल की डीपोलराइजेशन प्रतिशतता 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ सेल माइनस लोड वोल्टेज ऑफ सेल अपान ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाई 100, जहाँ V इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज यानी सेल का लोड पे वोल्टेज है, और E जो है सेल का बिना लोड के साथ वोल्टेज है। तो इस केस में भी थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। सपोज करें कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है यहाँ पे 12 है, लोड पे वोल्टेज 10 है, तो 12 माइनस 10 बटे ई ओपन सर्किट वोल्टेज बटे 12 गुणे 100, तो 12 माइनस 10 2 गुणे 100 200 बटे 12, तो यहाँ पे जो आ रहा है लगभग 18% हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, यह 15% से कम होना चाहिए। प्राइमरी सेलों
में दोष। प्राइमरी सेलों में दो प्रकार के दोष आते हैं, लोकल एक्शन या जस्ते का जो प्लेट होता है उसमें वो निगेटिव टर्मिनल का काम करता है, तो उसकी अशुद्धियों के कारण जो आता है, मतलब जैसे कि प्लेट में कोई अशुद्धि है निगेटिव टर्मिनल्स में, तो उसके कारण जो दोष आएगा प्राइमरी सेल में वो लोकल एक्शन कहलाएगा। इससे वोल्टेज कम हो जाती है, इसको दूर करने के लिए जस्ते में पारे की परत चढ़ाई जाती है। पोलराइजेशन, यह दोष उत्पन्न हाइड्रोजन गैस की कार्बन की पॉजिटिव टर्मिनल्स पर जमा होने से होता है। यह धारा बहने में रुकावट डालता है। इसे दूर करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे डीपोलराइजर का काम करता है, जो कार्बन छड़ पे हाइड्रोजन को नहीं जमने देता है। ड्राई सेलों की टेस्टिंग, सेल की वोल्टेज नापें 1.5 वोल्ट से होनी चाहिए। सेल को किसी लोड पर लगाकर घंटी, बजर, लैंप इत्यादि उसी अवस्था में वोल्टेज चेक करें। यह 1.1 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो सेल डिस्चार्ज हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है, सेलों की कंडीशन जब भी हमें चेक करनी है तो उसको लोड पे लगाकर ही उसकी वोल्टेज को चेक करनी होती है। इससे सेल के सही स्थिति का पता चलता है। सेलों का संयोजन, सेलों को तीन प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा जो है मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों हो। तो पहले पैरेलल श्रेणी क्रम कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। श्रेणी क्रम कनेक्शन में होता है कि एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ेगा और दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस के साथ। इस प्रकार जो पहले का माइनस और जो लास्ट सेल का प्लस होगा वहाँ से हमें वोल्टेज मिलेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेलों को जोड़ने पे वोल्टेज बढ़ता है, जबकि AH उसकी क्षमता वही रहती है जो एक सेल की क्षमता होती है। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन समानांतर क्रम में सेलों को जोड़ने का तरीका, एक सेल पहले सेल का प्लस दूसरे सेल के प्लस के साथ, पहले सेल का माइनस दूसरे सेल के माइनस के साथ, इसी प्रकार दूसरे सेल का प्लस तीसरे सेल के प्लस के साथ, और तीसरे सेल का दूसरे सेल का माइनस तीसरे सेल के माइनस के साथ, इसी प्रकार जुड़ते जाते हैं। टोटल आउटपुट वोल्टेज किसी भी सेल के प्लस माइनस से हम ले सकते हैं। यहाँ पे सेलों पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेलों का वोल्टेज नहीं बढ़ता, यानी जो एक सेल का वोल्टेज होगा वही आउटपुट पर टोटल सेलों की भी वोल्टेज होगी, लेकिन इस केस में सेल की जो बढ़ती है वह क्षमता बढ़ जाती है, यानी EH बढ़ती है, एम्पीयर आवर। मिश्रित सीरीज पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, इसमें कुछ सेलों को सीरीज में जोड़ लेते हैं। सीरीज में हम जानते हैं एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस में, फिर उन सेलों को पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस संयोजन में अधिकतम वोल्टेज सीरीज में लगे सेलों के वोल्टेज के जोड़ के बराबर होती है। लेड एसिड सेल का रख रखाव और सावधानियां।
बैटरी को हवादार कमरे में रखना चाहिए और सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। बैटरी को खुली लौ से दूर रखना चाहिए, यानी खुली लौ से दूर मतलब उसके आस पास बैटरी के कोई आग नहीं जलानी चाहिए। बैटरी का कैप हमेशा बंद रखें, कैप हमेशा बंद करके रखना चाहिए। इससे ये फ़ायदा है कि बैटरी के अंदर कोई लोहे का चूर्ण या कोई अनवांटेड चीज़ अगर उसमें गिर जाता है तो बैटरी के प्लेटों को शॉर्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल वाष्प के कारण कम होने पर डिस्टिल वाटर डालें। बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में न रखें। बैटरी को हमेशा जब भी हमें स्टोर करना है, रखना है, तो उसको चार्ज अवस्था में ही रखना होता है। अगर बैटरी फ्लोट चार्जिंग में है तो निर्देशानुसार बीच बीच में चार्ज और डिस्चार्ज करें। बैटरी की अवस्था जानने के लिए समय समय पर स्पेसिफिक ग्रेविटी और वोल्टेज नापते रहना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय डिस्टिल वाटर में धीरे धीरे एसिड डालें। इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय डिस्टिल वाटर में एसिड को डालना है, न कि एसिड में डिस्टिल वाटर को। ये ध्यान देना चाहिए कि अगर एसिड में हम डिस्टिल वाटर को डालते हैं तो वहाँ से एसिड छिटक कर हमारे शरीर पे आ सकता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। डिस्टिल वाटर के बदले कभी भी साधारण पानी का प्रयोग न करें, क्योंकि साधारण पानी में क्या होता है, मिनरल्स होता है जो प्लेटों को खराब करने में सहायता प्रदान करेगा। इलेक्ट्रोलाइट या एसिड लगने पर उसे अमोनिया या साफ पानी से धीरे धीरे धो लेना चाहिए। अधिक रेट से चार्ज और डिस्चार्ज न करें। अधिक रेट मतलब अधिक करंट से चार्ज और बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। टर्मिनल तथा स्ट्रिप को हमेशा साफ करके पेट्रोलियम जेली लगाएं। यह लगाने से क्या होता है, सल्फेशन को रोकता है। बैटरी अगर इस्तेमाल में न हो तो ट्रिकल चार्जर पर लगाएं। जैसे स्टोरेज बैटरियाँ हम अपने स्टोरेज में स्टोर करते हैं तो उसको हमेशा ट्रिकल चार्ज पे लगा कर रखना चाहिए। इसमें बैटरी को जो है हम मिली एम्पियर की रेट से चार्ज करते हैं। जैसे 80 एच की बैटरी है तो 80 मिली एम्पियर की रेटिंग से इसको हम चार्ज पे लगा कर रखेंगे। अगर किसी सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई हो तो उसे अलग से निकाल कर चेक करें और चार्ज करें। अगर सीरीज में कोई सेल लगा हुआ है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई है तो उसको सीरीज से निकाल लेना चाहिए, या पैरेलल में लगा हो तो उसको निकाल कर सेपरेट रूप से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और वोल्टेज को हमें चेक करना चाहिए। बैटरी को साफ तथा सूखा रखना चाहिए और इसके नीचे पोर्सिलीन इंसुलेटर रखना चाहिए। बैटरी को सीधे कभी हमें फर्श पे नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे अर्थ लेने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए बैटरी के नीचे इंसुलेटर, बैटरी को हमेशा इंसुलेटर के ऊपर ही रखना चाहिए। इंसुलेटर मतलब कुचालक। बैटरी के सभी कनेक्शन टाइट होने चाहिए। बैटरी के जितने भी कनेक्शन है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने जो भी बनाया हो तो कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। धन्यवाद।